सो बेसिकली कुछ नेटवर्क इशू की वजह से ये वीडियो जो था वो बंद हो गया। फिर से मैं आया हूँ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे जिन जिन बच्चों का एग्जामिनेशन जो था वो क्लियर नहीं हो पाया जो दिसंबर में, उस वजह से काफ़ी बच्चे प्रॉब्लम में आए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए बेसिकली दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं सीएस प्रोफेशन में। एक वो बच्चे जिनके जो एग्जामिनेशन होते हैं वो मोर देन 20-30 नंबर से जिनके एग्जामिनेशन रुक जाते हैं, और जिन बच्चों के 15 से 20 नंबरों से के कम एग्जामिनेशन रुकते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए दो ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। देखिए किसको कितनी मेहनत करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिनका जैसे 30 नंबरों से जिनका मॉड्यूल रुक जाता है, देखिए उनके लिए क्या है कि नॉलेज उनके पास है, बट उनके थोड़े से एफर्ट्स वहाँ पर कम रह रहे हैं। उनको थोड़े से नॉलेज अपनी और ग्रैब करनी है, जिस वजह से वो उनका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है। और जो मोर ओवर 15-10-5 नंबरों से जो जिनका ग्रुप रुक जाता है, उस केसेस में क्या होता है कि उनके पास नॉलेज है, उनके पास स्किल है, बट वो एक एडिशनल फीचर जो उनको चाहिए टू स्कोर मार्क्स या एडिशनल एडवांटेज चाहिए, वो वहाँ पर मिस आउट हो जाता है। तो देखिए दो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली। मैंने आपको दोनों के बारे में बताया। तो देखिए क्या होता है कि जब आप सीएस जैसा या किसी इस तरह का प्रोफेशन जो है वो, वुड यू प्लीज सेव दिस लाइव वीडियो सर? हाँ, श्योर श्योर, आई डेफिनेटली सेव दिस वीडियो। सो इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से थोड़ा सा माफी चाहूँगा। बाकी आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछिएगा। मैं बात करता हूँ कि देखिए क्या एक बेस्ट स्केड्यूल होना चाहिए, बेस्ट स्केड्यूल क्या होना चाहिए फॉर द स्टडीज़ फॉर जो जून अटेम्प्ट आने वाला है आप लोगों का एग्जामिनेशन का, या उसके बाद जो भी अटेम्प्ट्स आने वाले हैं उसमें आपका एक स्केड्यूल क्या होना चाहिए। ये एक सवाल मुझसे बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि ये क्या स्केड्यूल हम फॉलो करें जिससे हमारे एग्जामिनेशन में हमको ईजी हो जाए। तो देखिए मैं आपको एक बेस्ट पैटर्न ऑफ स्केड्यूल बताता हूँ जो कि आपको फॉलो करना है। जिसको आप फॉलो करोगे तो आपका एग्ज़ाम जो है उसमें आप एडिशनल नंबर स्कोर कर सकते हो। देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन में सब इंसानों के पास, हर एक बच्चे के पास 24 आवर्स होते हैं। देखिए उसमें से क्लियर कट 6 से 7 घंटे आप हटा दीजिए। 6 से 7 घंटे हटाने का मतलब है 6 से 7 घंटे आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए ही चाहिए। प्रॉपर आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। और उसके बाद जो बच जाते हैं 17 से 18 घंटे, उन 17 से 18 घंटों को कैसे आपको प्रिपेयर करना है। देखिए उन 17 से 18 घंटों में 2 से 3 घंटा आप अपने लिए ज़रूर निकाल दें। क्या है कि उसमें आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, अपना कोई फेवरेट जो भी आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं आप वो उसमें कर सकते हैं, अपना दोस्तों के साथ इधर उधर जाकर अपना जो भी एक एक तरीका का जो भी आपको खुशी देता है, जो सेटिस्फैक्शन वाले काम है, वो सारे आप उस 2-3 घंटे में कर सकते हैं। जो आपके पास बचते हैं 12-13 घंटे जो आपके पास बचते हैं, उसका डिवीजन आपको अपनी प्रिपरेशन में लगाना होगा। किस तरीके से आप उसका डिवीजन करोगे मैं बहुत सॉर्टेड तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए जब हम स्टूडेंट थे, ये जितने भी मेंबर स्टूडेंट्स थे पहले, उन सब का क्या था कि देखिए सबका अपना एक तरीका होता है, सबका अपना एक तरीका होता है पढ़ाई करने का, सब अपना अपना एक स्केड्यूल फॉलो करते हैं। और जितना भी वो फॉलो करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में 10-12 घंटे पढ़ेंगे सीएस कोर्स के लिए या सीए कोर्स के लिए या किसी भी तरह के प्रोफेशनल कोर्स के लिए। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जो भी पढ़ाई करेंगे वो क्वालिटी की स्टडी करेंगे। जैसे आपके पास 10-8 घंटे बच जाते हैं, तो उस घंटों में आपको करना क्या है, डिवीजन करना है। डिवीजन करना है बेसिकली 2-3 सेशन का डिवीजन करना है। जो लॉज के सब्जेक्ट्स होते हैं, उन लॉ को सब्जेक्ट्स को आप एक कैटेगरी में डिवाइड करो। जैसे आप एक मॉड्यूल दे रहे हो सीएस का, तो उस मॉड्यूल के जो 2 लॉ सब्जेक्ट्स हैं उसको आप एक जगह पे रखो और उसमें एक एक 1.5-1.5 घंटा दो। उसके बाद आप एक ब्रेक लो और उसके बाद जो बचे हुए 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर ध्यान दो। तो इससे क्या होगा कि आपके जो लॉ के सब्जेक्ट हैं वो अलग हो जाएंगे और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है अलग हो जाएंगे। और दोनों सेशन के बीच में ये इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्रेक होना चाहिए, अदरवाइज चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो मिक्स हो जाएंगी। तो बेसिकली आपको जो दिन का स्केड्यूल होना चाहिए वो 3 सेशंस में डिवाइडेड होना चाहिए। 1 सेशन फॉर 2 लॉ सब्जेक्ट्स, द अदर सेशन फॉर द 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, एंड द थर्ड सेशन विच वुड बी द रिविजन सेशन। जो इन दोनों के सेशन में जो आपने पढ़ाई करी, जो आपने सेल्फ स्टडी करी या आपने जो क्लासेस ली, उस क्लासेस का एक समावेश होना चाहिए जहाँ पर आप थर्ड वाले सेशन में क्या करोगे, उसका एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ थिंग रखोगे। तो इससे क्या होगा, बहुत सॉर्टेड चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं होगी। अब देखिए लोग करते क्या हैं, इकट्ठा एक साथ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, तीसरे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, और जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आता है तो वो पहले सब्जेक्ट की सारी चीज़ों को भूल जाते हैं।
तो देखिए स्केड्यूल में कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी का मतलब है कि आप अगर पढ़ाई करें तो स्केड्यूल से ज़्यादा कंटिन्यूटी पे फोकस होना चाहिए। कंटिन्यूटी का मेरा मतलब कहने का है कि आप डेली पढ़िए। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 6 घंटे आपको नींद लेनी ही लेनी है। 6 घंटे से कम अगर आप सो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समय तक आप चीज़ों को इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा समय तक आप चीज़ों को होल्ड नहीं कर पाएंगे, और क्या होगा कि आपकी जो चीज़ें होंगी वो मिक्स होने लगेगी। इसीलिए बेटर वे टू स्टडी इज़ लॉ सब्जेक्ट्स को अलग रखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को, गुड इवनिंग बेटा निकी, गुड इवनिंग, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को अलग रखो, लॉ के सब्जेक्ट्स को अलग रखो और दोनों को पढ़ो। और थर्ड सेशन जो आपका डे का होना चाहिए वो रिवीजन सेशन होना चाहिए दोनों का मिलाने के बाद। ये मैंने आपको एक स्केड्यूल बताया है जो हर एक बच्चा फॉलो कर सकता है। अब जैसे जो लोग 2 ग्रुप से ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं और 2 ग्रुप से ज़्यादा एग्जामिनेशन देते हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए भी यही है कि वो सेशन में डिवाइड होना चाहिए। 2-2 सेशन, 3-3 सेशन में उसको डिवाइड करिए, सेशंस के बीच में ब्रेक रखिए और उन सेशन में जो भी आप पढ़ाई करें उस सेशन को कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट वाला सेशन आपका आएगा वो एक रिवीजन सेशन होना चाहिए, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के बारे में सारी चीज़ों का एक जिस्ट होना चाहिए। तो ये एक स्केड्यूल आप फॉलो कर सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, मैं हूँ यहाँ पर आपकी डाउट्स को क्लियर करने के लिए। एक टॉपिक स्केड्यूल का हमेशा बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो उनके लिए मैंने ये चीज़ प्लान की है कि डिवीजन करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, ज़्यादा आसानी से चीज़ों को आप रख पाओगे दिमाग में बहुत ज़्यादा समय तक। अब दूसरा एक सवाल जो आता है वो ये आता है कि सर जो प्रेजेंटेशन होती है, जो बेसिकली प्रेजेंटेशन ऑफ केस लॉज होती है, जो कंपनी सेक्रेटरी के जो मेन पेपर्स होते हैं, लॉ के जो पेपर्स होते हैं, कंपनी लॉ के पेपर होते हैं, एथिक्स के पेपर होते हैं, गवर्नेंस के पेपर होते हैं, जूरिस्प्रूडेंस, मल्टी डिसिप्लिनरी केस लॉज, इन सब के जो पेपर्स होते हैं उसमें केस लॉज बहुत पूछे जाते हैं। क्या होता है कि आपको जानकारी तो हो जाती है, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शायद जानकारी बहुत है, नॉलेज बहुत हो जाती है क्योंकि कितने समय से चीज़ें पढ़ रहे हैं, उनकी ग्रैबिंग पावर अच्छी होती है। हम सबको, आप सबको नॉलेज उतनी है, स्किल उतनी है, बट आप लोग लैग कहाँ कर जाते हो? लैग वहाँ कर जाते हैं जब आप प्रेजेंटेशन पर जाते हो और जब आप प्रेजेंट करते हो अपनी चीज़ों की, तो वहाँ पर आपका थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते हैं, वहाँ पर आपको नंबर वो नहीं मिलते जो आप सोच कर जाते हो। इसीलिए आप कहते हो कि यार मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, बट यार नंबर मेरे को वो नहीं मिले। देखिए क्योंकि जो इंस्टीट्यूट आपसे डिमांड कर रहा है वो तो आपने प्रेजेंट ही नहीं किया, आपने सिर्फ वो प्रेजेंट किया जो आपको आता है। तो वो उस प्रेजेंटेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है केस लॉज। कंपनी सेक्रेटरी के क्वेश्चन पेपर्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फोकस रखता है वो रखते हैं केस लॉस। केस लॉ को सॉर्ट करना आसान है, केस लॉ को समझना और भी आसान है, पर केस लॉ को प्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसको आप प्रेजेंट गलत तरीके से करते हो, इसीलिए आपके नंबर्स जो हैं वो उतने ज़्यादा नहीं होते। तो मैं आपको बताता हूँ कि केस लॉ को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। बाकी आप कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली इवनिंग में थोड़ा सा चाय मैं लेता हूँ और अभी इस टाइम पे मेरा टी ब्रेक था। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। Theory plus practical subjects in one day insufficient includes a revision of what studies. पार्थ का एक क्वेश्चन है, एक पार्थ का क्वेश्चन था, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इन वन डे इज सफिशिएंट एंड इंक्लूड्स रिवीजन ऑफ व्हाट स्टडीज। देखिए मैंने आपको बताया कि पार्थ क्वेश्चन का पार्ट का आंसर मैं ये दे रहा हूँ कि देखिए जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को अलग पढ़ोगे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को अलग पढ़ोगे, उसके बाद क्या होगा कि जब आप रिवीजन सेशन में जाओगे तो जस्ट गिव अ जस्ट व्हाट यू हैव स्टडीड। जो आपने थ्योरेटिकल में जो चीज़ें पढ़ी हैं और जो प्रैक्टिकल में आपने चीज़ों को लगाया, जस्ट उसका एक जिस्ट ले लें, ना कि रिवीजन में आप बैठ जाएं कि सारी चीज़ों को दोबारा से रिफाइन करें। मेरा मतलब है जिस लेने का मतलब ये है कि आप उन सब्जेक्ट्स के साथ वेलवर्स रहो और वेलवर्स रहने के बाद आप उसको अगर प्रेजेंट करोगे नेक्स्ट डे में तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लैरिफाई कर पाएंगी। टैक्सेशन की कोई प्लानिंग सर? टैक्सेशन देखिए अब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ने टैक्सेशन का पेपर जो है एग्जीक्यूटिव लेवल पर एग्जीक्यूटिव लेवल पर उन्होंने MCQ कर दिया है। तो बेसिकली इट इज़ नाउ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स, नॉट एट ऑल सब्जेक्टिव पेपर। तो उसमें प्लानिंग का सबसे बड़ा सीन ये देखिए, मैं सबको सजेस्ट ये करता हूँ कि जितने भी कंपनी सेक्रेटरीज के स्टूडेंट्स के बच्चे हैं
इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो है, आईसीएसआई का जो मटेरियल प्रोवाइड होता है, दैट इज़ द सफिशिएंट मटेरियल फॉर यू। अगर आप मटेरियल को गो थ्रू करते हैं तो एग्जामिनेशन में आपको पता रहेगा कि आपको क्या प्रेजेंट करता है। आप अगर दूसरे राइटर्स की बुक्स को खरीद रहे हो और परचेज करके आप उसमें से पढ़ रहे हो, कंसेप्ट समझना इज़ अ गुड थिंग, बट उस लैंग्वेज को अगर आप एग्जामिनेशन में दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम होने का मतलब ये है कि आपको उतने नंबर नहीं मिलेंगे जितना आपको लगता है। टैक्सेशन की प्लानिंग ये है कि आप स्कैनर बाय सुचित्रा प्रकाशन में लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि स्कैनर्स लें। स्कैनर बेसिकली वो मॉड्यूल होता है जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं और उसकी प्रेजेंटेशन रहती है कि किस तरीके से आपको आंसर फ्रेम आउट करना है, कितना बड़ा आंसर होना चाहिए, कितना बड़ा आंसर आपको लिखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो स्कैनर को मैं बहुत प्रेफर करता हूँ। स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का स्कैनर दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। अगर आपने स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, स्कैनर्स में से क्वेश्चंस को रिफाइन कर लिया, तो आपके पास बहुत आसानी से आपको ये पता चल जाएगा कि यू विल बी अ वेरी चूजी पर्सन, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्लानिंग यही है टैक्सेशन के लिए, आपके स्कैनर खरीदो। स्कैनर के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाकर लगाना शुरू करो। जितने भी उसके हेड्स होते हैं टैक्सेशन में, जितने भी उनके हेड्स होते हैं, उनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बहुत ज़्यादा प्रीसीडिंग्स और पेनल्टीज़ और प्रोविजंस के चीज़ों पे मत जाएं, क्योंकि वो एडवांस टैक्सेशन के लेवल पर होती है इंपॉर्टेंट, बट एग्जीक्यूटिव लेवल पर उतना इंपॉर्टेंस उसकी होती नहीं है। तो इंपॉर्टेंस को समझें। अपना कंपनी सेक्रेटरी जो एक कोर्स है वो लीगल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करता है, तो लॉ के प्रोविजंस सेक्शंस, उनकी एप्लीकेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस रखें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। कम, मैं ये नहीं कह रहा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने नहीं है, बट उतने वेटेज में नहीं पढ़ने हैं जितने वेटेज में आपको लीगल एस्पेक्ट्स की लॉ पढ़नी है। तो ये चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दो क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो केस लॉज आते हैं एग्जामिनेशन में, उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए। इस तरीके के पूछे जाते हैं। तो केस लॉज जब भी कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में पूछे जाते हैं, उसको प्रेजेंट करने का एक परफॉर्मा होता है। आप अगर उस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं और एडिशनल नंबर आप गेन करोगे। देखिए, कोई भी केस लॉ जब एग्जामिनेशन में आता है तो उसमें तीन चीज़ें आपको लिखनी होती हैं आंसर्स में। तीन चीज़ों पर नंबर होते हैं। बेसिकली उसका तीन डिवीजन होता है। सबसे पहला डिवीजन होता है फैक्ट्स ऑफ द केसेस, नंबर टू एप्लीकेबल प्रोविजन, नंबर थ्री कंक्लूजन। ये केस लॉ को डिफाइन करता है। केस लॉ के तीन हिस्सों को ये डिफाइन करता है। सबसे पहला होता है फैक्ट ऑफ द केसेस, दूसरा होता है प्रोविजंस, एप्लीकेबल प्रोविजंस टू द पर्टिकुलर केस लॉ, और तीसरा होता है कंक्लूजन। इस डिवीजन को आपको फॉलो हर केस लॉ में। फैक्ट ऑफ द केसेस में आपको क्वेश्चन में से कुछ फैक्ट्स उठाने हैं, उस फैक्ट्स को आपको उस पर पॉइंट वाइज लिखना है। एक सॉर्टेड समरी में उसमें आपको लिखना है कि ये केस लॉ है नंबर वन की, इसका फैक्ट क्या है, इसका फैक्ट क्या है। दो तीन लाइन में आपको फैक्ट्स को डिस्कस करना है। उसके बाद आपको ये बताना है नेक्स्ट में, जहाँ पर आपको एप्लीकेबल प्रोविजंस है, उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा प्रोविजन इस पर्टिकुलर केस लॉ पे अकॉर्डिंग टू यू फिट बैठता है। सेक्शन नंबर आता है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर सेक्शन नंबर आप और आपको आता है, उसका भी एडिशनल नंबर होता है। किस एक्ट का है वो आप मेंशन कर ही रहे हो। उसके बाद आप रेलिवेंट प्रोविजंस को कोट कर दोगे कि ये प्रोविजन जो है इस पर्टिकुलर केस में लगता है। उसके बाद जो थर्ड है दैट इज अ कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन पार्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन में एज अ कंपनी सेक्रेटरी, हमेशा केस लॉ में ये पूछा जाता है कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी व्हाट यू फील, प्रोवाइड योर ओपिनियन। तो आपको वहाँ पर मे बी वाला ओपिनियन नहीं प्रोवाइड करना है। आपको कंक्लूजन में या तो येस बोलना है या तो नो बोलना है, और येस बोलना है तो क्यों बोलना है, और नो बोलना है तो क्यों बोलना है। ऊपर वाला प्रोविजन केस लॉ पे किस तरीके से एप्लीकेबल है, ये चीज़ आपको कंक्लूजन में बताना पड़ेगा कि कंक्लूजन में आपके ओपिनियंस क्या होते हैं। तो बेसिकली तीन फैक्ट्स होते हैं, तीन चीज़ें आपको करनी होती हैं। क्या क्या करते हैं, केस लॉ को प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द केसेस, क्वेश्चन में से फैक्ट्स उठाओ, पॉइंट वाइज उसको फैक्ट को मेंशन करो कि ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। सेकंड पोर्शन में प्रोविजन कौन सा एप्लीकेबल प्रोविजन है उसके ऊपर आप लिखो कौन सा प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल है। लास्ट में कंक्लूजन, कि कंक्लूजन किस तरीके से आपको लगता है कि ये केस पे क्या चीज़ इफेक्टिव होती है। इसके अलावा अगर आपको केस लॉज कोई याद है उसको कोट करिए ब्लैक पेन से। ये सारे वो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में आपको एडिशनल नंबर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पढ़ाई सब कर रहे हैं, नॉलेज सबको ग्रैब हो रही है, कोचिंग सब कर रहे हैं, सबको पता है कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है, बट एग्जाम में जाकर जो 10 15 20 नंबरों से आप पीछे आ जाते हैं वो किस तरीके से गेन करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है स्कैनर्स।
स्कैनर जब आप परचेज करोगे तो स्कैनर का जो इंडेक्स वाला पोर्शन होता है, नंबर 1 का जो पोर्शन होता है, जब उसमें देखोगे, ध्यान से देखोगे कि हर चैप्टर की वेटेज लिखी होती है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कौन से चैप्टर से लास्ट 5-6 सालों में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक एवरेजन बताया जाता है। उसमें आपको बता दिया जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कौन सा है। चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस को पकड़ें, उस चैप्टर में कितनी वेटेज है उसको पकड़ें और उसके हिसाब से आप चीज़ों को पढ़ें। असेंडिंग ऑर्डर में आपको कभी नहीं पढ़ना है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ना है। जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा एवरेजन मार्क्स में पूछा जाता है, सबसे पहले आपको वो पढ़ना है, उसके बाद आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आते आते आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है। उससे ये होगा कि सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ भी लोगे, सारे चैप्टर्स उन सब्जेक्ट्स के आप पढ़ भी लोगे, और साथ साथ आपको पता होगा कि कौन से चैप्टर पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जो सवाल जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो लोग मुझसे पूछते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो आता है एग्जामिनेशन अवेयरनेस। देखिए, एग्जामिनेशन अवेयरनेस हमेशा से बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। क्यों इम्पॉर्टेंट रहा है? क्योंकि आपने पढ़ाई कर ली, आपने 6-7 घंटे दे दिए हर सब्जेक्ट्स को, सारे प्रोविजन, सारे सेक्शन, सारा कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप एग्जामिनेशन देने जाते हो, सब कुछ आपको आता है, आप एग्ज़ाम में बैठते हो। एग्ज़ाम में बैठने के बाद क्या होता है कि आप पैनिक करने लग जाते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, जहाँ पर चीज़ें जो होती हैं वो सॉर्टेड नहीं हो पाती हैं कभी। तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्ज़ाम अवेयरनेस। एग्ज़ाम में आपका माइंडसेट जो होना चाहिए वो हमेशा ओपन रहना चाहिए। कभी भी उस माइंडसेट से आप नहीं हट सकते हो। अगर वहाँ से आपका माइंडसेट हिल जाएगा तो जितनी भी पढ़ाई आप करके आए हो वो सारी पढ़ाई वहीं की वहीं रह जाएगी, और आप जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे लैग कर जाओगे। एग्जामिनेशन अवेयरनेस में मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको 10 से 15 मिनट मिलते हैं फॉर द रिवीजन पर्पसेस, जहाँ पर आप रिवीजन करते हो। देखिए, जो OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें आपको क्या करना है, बहुत दिमाग से, बहुत सॉर्टेड चीज़ों से आपको सबसे पहले जो आने वाली जो OMR की बेसिक चीज़ें होती हैं, रोल नंबर, डेट और ये सारी चीज़ों को आपको बेसिकली भरना होता है इंपॉर्टेंट तरीके से, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पे इतने बड़े एग्जामिनेशन में पैनिक करना बहुत ऑब्वियस है। जहाँ पर आप पैनिक कर सकते हो किसी भी पॉइंट पर, तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा माइंड को कूल कंपोज रखिए और धीरे धीरे 15 मिनटों में वो सारे काम करिए। उसके बाद एक 10-5 मिनट का एक सॉर्टेड दिमाग में रखिए और चीज़ों को एक बार रिफाइन तरीके से पढ़िए विदाउट पैनिकिंग। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स में क्या करना होता है। देखिए, सब्जेक्टिव सब्जेक्ट में क्या करना होता है, जो आपको 15 मिनट मिलते हैं, 15 मिनट जो आपको मिलते हैं उसमें आप एक ब्रीफ स्टडी तो नहीं कर सकते, बट एक सॉर्ट ऑफ जिस्ट जो है वो आप क्वेश्चन पेपर का ले सकते हैं कि इसमें से कौन से क्वेश्चंस जो हैं जो आपको आते हैं समझ में, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। उस पर आप एक टिक लगा लीजिए, वहाँ पर साइड में आप एक टिक लगा लीजिए, और उसके बाद आपको करना पेपर वैसे ही है जैसे आया है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके बाद आप सेकंड करो, सिंक्रोनाइज वे में करो। आप इधर उधर क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो, ये सारी चीज़ें जो है बहुत गलत इम्पैक्ट जाती हैं एग्जामिनर के ऊपर। सो ये आप चीज़ें फॉलो करो। इसके बाद क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है एग्जामिनेशन में, किसी भी तरह के सिंबल्स, कम्युनिटी के, भगवान, कोई भी किसी तरह के सिंबल्स या किसी भी तरह के मार्क्स का यूटिलाइजेशन आप एग्जाम शीट्स पे ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, एग्जामिनेशन आपका कैंसिल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिए। जो आप पहले किया करते थे, ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करिए। थोड़ा सा साउंड आ रहा है पीछे, थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक अपनी बात पहुँचा पाऊँ। उसके बाद जो एग्जामिनेशन अवेयरनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, जब आप पेपर देने जाते हैं, एक चीज़ आप याद रखिए कि आपको 100 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। 100 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब है कि आपको चाहे आता हो चाहे आपको नहीं आता हो, आपको 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। जब आप 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे तब आपको जाके उसमें 40 से 50 नंबर के बीच में मिलेंगे। अगर आप 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करते हो ये सोच के कि 20 नंबर का आपको नहीं आता, तो वहाँ पर दिक्कत होने वाली है। इसीलिए सबको ये सजेशन रहता है कि आप 100 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए, और 100 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे तब आपको 40 से 50 नंबर्स मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। अब आप करेंगे कैसे? देखिए, CS के पेपर में 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
टोटलिटी ऑफ 6 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें चूज करना होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में जो चूज करना होता है दैट इज अ डिफरेंट, बट अब टोटल जो है आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 3 घंटे आपके पास है। टाइम मैनेजमेंट में आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से 100 नंबर का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। 3 घंटे होते हैं, 6 क्वेश्चंस होते हैं, हर घंटे में आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, दो 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 करके आपके 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। 2 घंटे जब आप 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, 1 घंटे में जब 2 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप उसको अटेम्प्ट करिए। जैसे ही 2 घंटे खत्म हो जाते हैं आप उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दीजिए, आप उस क्वेश्चन को लेंथ मत खींचिए वहाँ से। दो क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करने हैं, वो हो चाहे ना हो, आप 2 घंटे 2 क्वेश्चन उसमें ख़त्म करिए। ख़त्म करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट आवर आपका होता है आप दूसरे वाले पोर्शन पे चले जाइए। आपका टाइम मैनेजमेंट है, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 2 क्वेश्चंस पे ही वक्त बताते चले जाएंगे तो ये जो आपका ये टाइम मैनेजमेंट आपने जो प्लान किया है उसको आगे सक्सीड नहीं कर पाएंगे। और ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में। तो 2 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करने हैं, पूरे हो ना हो आप वहीं पे छोड़ के निकल जाइए। फिर नेक्स्ट आवर में आपको बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन करने हैं, नेक्स्ट में आपको बचे हुए 2 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद अगर कोई समय बच जाता है तो आप वापस आइए और उस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हो तो आपके लिए आसान होगा पेपर को क्लियर करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप वो पूछ सकते हैं। और जो सवाल होते हैं कि सर ये जो टैक्सेशन है या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने के लिए क्या करना होता है, सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चंस अप्लाई नहीं करने हैं। उसमें करना क्या है, स्कैनर्स आपको रखनी है, मटेरियल आपको रखना है, सॉर्टेड चीज़ों को रख कर सॉर्टेड मटेरियल रखिए। बहुत ज़्यादा मटेरियल अगर आप रखेंगे अपने पास तो कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एग्जामिनेशन में पहुँचते पहुँचते आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सा वाला क्वेश्चन आपको करना है और कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ये कुछ चीज़ें हैं। स्केड्यूल मैंने आपको बताया कि स्केड्यूल आप कौन सा फॉलो कर सकते हैं। डिवीजन होना चाहिए बिटवीन 2 सेशंस के बीच में, हमेशा एक बीच का ब्रेक होना चाहिए जिसमें आप अपना एक खुद के लिए समय देते हैं। और वहाँ पर क्या होगा कि वो चीज़ें सारी मिक्स नहीं होंगी। और क्वालिटी स्टडी आप जितनी करेंगे, क्वांटिटी से ज़्यादा अगर आप क्वालिटी पे फोकस करेंगे तो मेरे हिसाब से क्लियर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कोर्स बहुत बल्क में है, जितना ज़्यादा कोर्स है उससे ज़्यादा जो है आपके पास पढ़ने के लिए मटेरियल है, लेकिन आपको उसमें से सॉर्टेड चीज़ें निकालनी है। सॉर्टेड चीज़ें निकालने का तरीका है, लास्ट ईयर के पेपर्स देखें, गाइडलाइंस आंसर्स को चेक करें जो इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट पे प्रोवाइड किए हुए हैं। मैंने आपको बताया कि आप एडिशनल नंबर कैसे ग्रो कर सकते हो। देखिए, स्टूडेंट्स जो हैं वो कहाँ पे फंस जाते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे फंस जाते हैं जब उनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा जो हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर से वो जब फेल हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे मैं क्या गलत रह गया। या वो बच्चे जिनके बहुत करीब से फेल होते हैं, 10 15 20 नंबर से जो बच्चे फेल होते हैं, वो कहते हैं कहाँ पर मैंने मिस आउट कर दिया। देखिए, जो 10-15 नंबरों के बच्चे हैं उन्होंने जहाँ मिस आउट किया वो है एडिशनल नंबर्स, एडिशनल क्वालिटी ऑफ द नंबर्स जो उन्होंने पीछे हट गए वहाँ से। लेकिन जिन्होंने 20-25-30 नंबरों से जो पीछे आते हैं उनके लिए थोड़े से एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है, उनके लिए थोड़ा सा मेहनत इंपॉर्टेंट है। शायद उन्होंने अभी उतना लेवल तक पढ़ाई नहीं करी है तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। बट जो 10-12-15 नंबरों से फेल हो रहे हैं उनके लिए क्या है, नॉलेज उनके पास पूरी है, उनका जो प्रेजेंटेशन है वो वहाँ पर कहीं पे मिस आउट कर रहा है जिस वजह से वो एग्जामिनेशन में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 5-5 7-7 8-8 9-9 नंबरों से पेपर रुके हैं। देखिए, यहाँ पे हमारी गलती नहीं होती, यहाँ पर क्या होती है कि इंस्टीट्यूट की एक स्केलिंग की होती है गाइडलाइन जिसको वो फॉलो करते हैं, और जब स्केलिंग की जाती है तो आपका जो पासिंग मार्क्स होता है वो भी आप पीछे आ जाते हो वहाँ से। तो ये सारे डिमोटिवेशन और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए। आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, मैं भी हूँ यहाँ पर। देखिए, क्या होता है कि जब आपके पास 100 नंबर का एक पेपर है, 100 नंबर आप पूरे अटेम्प्ट करके देखिएगा। कंसेप्ट यही था, मैंने अपना यही कंसेप्ट चुना और मैं लोगों को गाइड यही कंसेप्ट से करता हूँ कि 100 नंबर का जो पेपर है, आप जब 100 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको कहीं जाकर 40-45 नंबर्स मिलेंगे। जब आपको 40-45 नंबर्स मिलेंगे तब आप उसमें हर एक अपने आंसर में जो आप क्वालिटी प्रेजेंट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन कर सकते हो, उसमें आपको 2-4-5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तब आप एग्रीगेट के करीब पहुंचोगे। कभी कभी क्या होता है, आप कोई मॉड्यूल का पेपर दे के आते हो,
ऐसा मेरे साथ होता था और बच्चों के साथ भी होता है यूजुअली कि आपको एक मॉड्यूल का पेपर देखा है, बड़ा गंदा हुआ और आपका वहीं से डिमोटिवेशन हो गया और नेक्स्ट डे आपको पेपर देने का मन नहीं है, यार इसमें क्या करें, इसमें क्या करें। बट ये चीज़ क्या होती है, जब आपका रिजल्ट आता है तो आप एग्रीगेट में निकल जाते हो, क्योंकि वहाँ क्या है कि आपने पहले पेपर के बाद ही गिव अप मार दिया। लेकिन सिचुएशन क्या होनी चाहिए, अगर आपका पहला पेपर गंदा भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट पेपर में जाइए और नेक्स्ट पेपर को एग्जामिशंस के लिए पढ़िए। मतलब ये 60 के प्लस आपको लेकर आना है, ताकि जो पहले वाले का पेपर आपको गंदा हुआ है वो एग्रीगेट में बना ले, क्योंकि खेल सारा एग्रीगेट का है। 40 नंबर आना बहुत आसान है, 40 नंबर को अचीव करना बहुत आसान है। अगर आप 3 महीने लगातार पढ़ाई कर रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, पढ़ रहे हो, तो 40 नंबर आप ले आओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 नंबर लाने के लिए जो मैं आपको अलग अलग टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए, केस लॉस को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, वो आपको एडिशनल मार्क्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं सर, वहाँ पे दिमाग नहीं काम करता कि आप किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करो और किस तरीके से कितना मुझे लिखना है, ये मुझे नहीं पता होता। सिंपल सी बात है, आपको नहीं पता कि मैं इतना बड़ा आंसर लिखूं या 1 पेज का लिखूं या 1.5 पेज का लिखूं या क्या लिखूं। देखिए समझ लीजिए, अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, तो जो शीट होती है, शीट का 40-60% जो होता है दैट इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज इंस्टीट्यूट वांट्स क्वालिटी ऑफ द आंसर्स, ये दे डोंट वांट द क्वांटिटी ऑफ द आंसर्स, क्वालिटी चाहिए उन्हें। आप 1.5 पन्ने से ज़्यादा, सॉरी आधे पन्ने, आधे या 40-60% ऑफ द पेजेस से ज़्यादा आंसर मत लिखिए। 8 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो वन नेक्स्ट साइड का आधा या दूसरा, उससे ज़्यादा नहीं। कोशिश करिए कि शीटें भरने पर ध्यान ना दीजिए, कोशिश करिए कि जितना क्वालिटी में आप आंसर्स लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सेक्शंस कोड करिए, केस लॉज अगर आते हैं तो वो कोड करिए, नहीं भी आते हैं तो कोई केस लॉज जो आपको याद हैं वो कोड करिए। इंस्टीट्यूट को बताइए कि मुझे आता है, इंस्टीट्यूट को ये मत बताइए कि मुझे नहीं आता है। आपने अगर कोई चीज़ पढ़ाई करी है तो वो बिल्कुल आप उसमें मेंशन कर सकते हो। केस लॉज को प्रेजेंट करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। फैक्ट्स ऑफ द केसेस लिखो, एप्लीकेबल प्रोविजंस लिखो और तीसरे में कंक्लूजन दो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में लिखा होता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी व्हाट वुड योर बी डिसीजन अबाउट दिस पर्टिकुलर केस। सो आपको डिसीजन देना एज अ प्रोफेशनल, हैव टू एक्ट करना है आपको। कोई केसेस आते हैं डिफरेंसेस, सबसे ज़्यादा डिफरेंस के क्वेश्चंस भी आते हैं। एक क्वेश्चन आया, सर हाय सर, एक टाइम पे एक मॉड्यूल देना सही है या बोथ मॉड्यूल एक साथ? देखो बेटा, उत्कर्ष क्या है कि एक टाइम पर 2 मॉड्यूल दो या 3 मॉड्यूल दो, चाहे एक मॉड्यूल दो, बात है आपका एग्जामिनेशन प्रेशर आप किस तरीके से हैंडल करते हो। देखो, अगर आप 2 मॉड्यूल के लिए तैयारी करोगे तो आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे और बहुत अच्छे से टाइम दोगे। जब आप टाइम इन्वेस्ट करोगे दैट मीन्स यू हैव गेटिंग थिंग्स, आपने कई सारी चीज़ों को ग्रैब किया है, आपको नॉलेज हो रही है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम पढ़ने में नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हो। उस एग्जामिनेशन में वो जो लगातार आप 6 दिन या 9 दिन पेपर दोगे, वो आप टैकल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, क्योंकि वही टैकल करना इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा कोर्स है, आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन कहाँ दिक्कत आएगी, वो जो एग्जामिनेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो आपको दिक्कत देगा। तो ये आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जब आप एक एग्जामिनेशन देकर आओगे दूसरे एग्जामिनेशन के लिए, तो पहले एग्जामिनेशन के बारे में भूल जाओ कि ये एग्जामिनेशन मेरा अच्छा हुआ, बुरा हुआ या क्या हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर प्लीज़ डू अपलोड दिस लाइव सेशन ऑफ योर पोस्ट। श्योर श्योर कशिश। सो आप क्या कर सकते हो कि उस चीज़ को, आपका एग्जामिनेशन प्रेशर हैंडल करने की सिचुएशन होनी चाहिए, वो आपको आनी चाहिए। देखिए, मॉड्यूल आप 2 दे सकते हो। अभी चल रहा है मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून बहुत है अभी टाइम, आपके पास कई टाइम है। आप कर सकते हो, 2 मॉड्यूल देना चाहते हो 2 मॉड्यूल दो, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, आराम से बाइफरकेट करके पढ़ो। बस एग्जामिनेशन में ये ध्यान रखना, कोई भी एक पेपर अगर आपका गड़बड़ हो जाता है, नो इश्यूज़, ये कोई भी मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आने वाले हैं। गो फॉर इट। पेपर देने के बाद उस पेपर के बारे में ना तो डिस्कशन करना है, ना तो उस पेपर के बारे में आपको बात करनी है। जो हो चुका वो गया, जो आने वाला है वो आपका है। सो इस तरीके से अगर आप जाएं तो आई होप आपको थोड़ी सी दिक्कत कम होगी। आई होप मैंने आपका आंसर जो है उत्कर्ष दे दिया है। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा था, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए क्या होता है कि हर क्वेश्चन के बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये सारी नंबर गेन करने की चीज़ें। जैसे अब फाइनल्स की मैं बात करूँ, फाइनल एग्जामिनेशंस की, वहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि
सब्जेक्टिव है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, जैसे टैक्सेशन, एडवांस टैक्सेशन जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। देखिए जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे फोकस रखता है, पर उतना नहीं जितना लॉ के सब्जेक्ट्स पे रखता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की अप्रोच हमेशा लोगों की थोड़ी सी नेगेटिव होती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन के, अकाउंटिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट प्रैक्टिस नहीं करने हैं। अगर आप एक चैप्टर के 5-5, 7-7 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ द स्कैनर्स, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से प्रेजेंट किए जा रहे हैं, किस तरीके से आपको प्रेजेंट करने हैं, वो मोर देन इनफ है। क्योंकि इससे ज़्यादा और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चन पढ़ोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बुक से क्वेश्चंस लगाओगे, मटेरियल्स डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से क्वेश्चंस लगाओगे, वो सब आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी और बहुत ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करेगी। क्वालिटी पढ़ो, स्कैनर उठाओ। जो लोग देर से आए हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, स्कैनर उठाइए, स्कैनर बाय सुचित्रा प्रकाशन आप उठाइए। इंडेक्स का पेज खोलिए, इंडेक्स के पेज में सारे चैप्टर्स की एक लिस्ट होगी। लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स में कितने क्वेश्चंस कितने नंबर के किस चैप्टर से पूछे गए हैं, एवरेजन आपको वहाँ लिखा होगा। इम्पॉर्टेंट एवरेज मार्क्स को उठाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए कि इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया, कितने मार्क्स का आया, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको, थैंक यू उत्कर्ष, उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। जिससे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसको सबसे पहले पढ़िए। उसके बाद उससे क्या होगा, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा वो अगर आपसे मिस भी कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिस भी हो जाएगा तो आपने सारी बड़ी चीज़ें तो ऑलरेडी पढ़ ली है। तो दैट इज़ अनुज अग्रवाल सर। डर लग रहा है? डर बेटा देखो, डर नहीं लगना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि लंबा जर्नी है, ये कोर्स काफ़ी लंबी जर्नी का हिस्सा है। तो ये डरना और थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, क्योंकि अगर जितना आप पढ़ाई करोगे, जितना क्वालिटी आप स्टडी करोगे, बहुत ज़्यादा माइंडसेट में प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। पढ़ना बड़ा आसानी से है, प्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो आपको थोड़ा सा सॉर्टेड वे में रखना पड़ेगा। एग्जामिनेशन बेसिकली एग्जामिनेशन का प्रेशर जो है वो आपको डर लगाता है, ना कि पढ़ाई करना। जब आप पढ़ने बैठोगे ना इस कोर्स को, तो आप बड़े आसानी से चीज़ों को पढ़ते चले जाओगे, चीज़ों को समझते चले जाओगे। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी और आपको लगेगा कि आपने पढ़ लिया है। बट एग्ज़ाम में जाओगे, वहाँ पे फंस जाओगे, वहाँ पर डरने की ज़रूरत पड़ेगी। उस डर को आप ना डर लगाओ, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप, थैंक यू अनुज बेटा, बस मैं आप लोगों के लिए हूँ कि भाई आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो उस चीज़ को। देखो क्लासेस आप ले रहे हो, जो भी टीचर जिसको भी पढ़ा रहा है, सारे टीचर्स अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर खराब नहीं पढ़ाता, सब कुछ सही पढ़ रहे हैं। देखिए पढ़ना अपनी जगह है, नॉलेज ग्रैब करना अपनी जगह है, बस इम्पॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको एडिशनल नंबर 10-15 नंबर आपको एडिशनल दिला रहा हूँ अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से और कुछ टिप्स से, जो आप अगर एप्लीकेबल कराएंगे एग्जामिनेशन में तो वो आपके लिए एसेंशियल हो जाएगा और 10-15 नंबर आपको एडिशन देगा। जो क्लासेस कर रहे हैं क्लासेस करिए, टीचर्स जो आपको बता रहे हैं आप उस पर फोकस रखिए। अब ये सब चीज़ें करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, पढ़ने के बाद, डिवीजन ऑफ टाइम को डिवाइड करने के बाद, 5 घंटे नींद लेने के बाद, सेशंस का ब्रेक लेने के बाद, ब्रेक में अपने मनपसंद चीज़ करने के लिए, ये नहीं कि कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हो तो आप जो हैं 14-15 घंटे पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं कभी नहीं पढ़ता था 14 घंटे 15 घंटे। मैं, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कभी 14-15 घंटे 16 घंटे नहीं पढ़ते हैं। ना ही पढ़ना है, आपको उतना पढ़ना है जो आपकी क्षमता के हिसाब से बनता है, क्वालिटी आपके हिसाब से चुनी जाती है। 5-6 घंटा, हम लोग 8-8 10-10 घंटे सोते थे। मैं तो आपको फिर भी कह रहा हूँ कि 5 से 6 घंटे आप सोइए, रिलैक्स करिए। जितनी इंपॉर्टेंट आपकी नींद रहेगी उतनी चीज़ों को आप ग्रैब कर पाओगे, उतनी चीज़ों को आप एग्जामिनेशन में प्रेजेंट कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो नींद लीजिए, अपने सेटिस्फैक्शन वाले काम करिए, 6-7-8 घंटे का पूरा इंजॉयमेंट रखिए, सोइए आराम से, फ्रेश सोइए। ये नहीं कि आप प्रेशर लेकर सोचें क्या करना है। जितना कम प्रेशर उतना एग्ज़ाम में फोकस। एग्जामिनेशन में जब आप बैठोगे कॉन्फिडेंटली बैठो, नर्वस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बैठोगे, चीज़ों को सॉर्ट करोगे, एग्जामिनेशन पेपर आपके सामने आएगा। आपको ये प्लान करना है कि जो आने वाले 3 घंटे हैं उसमें आप ये 2-2 क्वेश्चन को 6 घंटों में कैसे, 3 घंटे में कैसे डिवाइड करते हो। 1 घंटे में 2 क्वेश्चन करने हैं, दूसरे
घंटे में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तीसरे घंटे में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। दैट मीन्स 6 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। किसी भी कॉस्ट पे सब्जेक्टिव पेपर्स में 6 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं बाय हुक और क्रुक। दिस इज़ अ टाइम मैनेजमेंट स्किल जो आपको फॉलो करनी है। अगर आप 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आप ये बात मान के चलो कि यू कैन नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन इन एग्रीगेट, आप रुक जाओगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, पेपर में आता हो या नहीं आता हो, आपको 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है। 1 घंटे में 2 क्वेश्चन, जब आप 2 क्वेश्चन 1 घंटा जैसे ही ख़त्म होगा, 2 क्वेश्चन में आपने जितना भी पोर्शन किया हुआ है छोड़ दो, नेक्स्ट वाले पोर्शन पे चले जाओ। नेक्स्ट पोर्शन को छोड़ के थर्ड वाले पोर्शन पे चले जाओ। उसके बाद समय बचता है तो वापस आओ, लेकिन छोड़ना नहीं है। 100 नंबर का क्वेश्चन आपको अटेंड करना ही करना है, तब आप जाके क्लियर करोगे चीज़ें, क्योंकि एग्रीगेट में आपकी चीज़ें फंस जाएंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन के। हर क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन है, उसमें कई सारे सब क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में कई सारे सब क्वेश्चन होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके नेक्स्ट के जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो यू हैव टू स्टार्ट विद अ फ्रेश पेपर। फ्रेश पेज से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि जितना क्लियर रखोगे उतना सॉर्टेड है। सॉर्टेड का मतलब है उनके लिए भी सॉर्टेड है जो चेक कर रहे हैं, और हमारे लिए भी सॉर्टेड है कि हम क्लियर रख रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, नेवर यूज़ द पैराग्राफ्स इन द एग्जामिनेशन। कोशिश करिए पैराग्राफ से अवॉइड करिए चीज़ों को। बीकॉम एलएलबी में जब आप पेपर देने के बाद सीएस का कोर्स देने आते हैं तो आप उसी वाली एक रेगुलर कंटिन्यूटी में चल जाते हैं, वो आपको अवॉइड करनी है। आपको क्या करना है, पॉइंट्स में आंसर देने हैं। पॉइंट में जितने आप आंसर्स दोगे उतने ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने पैराग्राफ में आंसर देना शुरू किया तो वो आपके लिए दिक्कत में है। इसलिए जितना हो सके पॉइंट्स में आंसर दीजिए। इंस्टीट्यूट को बताइए कि आपको आता है। इंस्टीट्यूट को ये मत बताइए कि मुझे नहीं आता और मैं पैराग्राफ में सीधे लिखते हुए चीज़ें चला जा रहा हूँ। नहीं, आपको पॉइंट्स में आंसर करने हैं, प्रोविजन सेक्शंस को उठाकर आपको लिखना है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मुझसे बच्चों ने पूछा था कि सर ये नोट्स का क्या रहता है, सर नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। देखिए, सेल्फ नोट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो स्टडी मटेरियल मिलता है इंस्टीट्यूट का, 1 स्कैनर, नंबर 2 थर्ड इज़ योर सेल्फ स्टडी नोट्स। जो इसके अलावा टीचर्स आपको नोट्स देते हैं वो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रिवीजन टाइम में उसको मत उठाना, क्योंकि रिवीजन टाइम में जब आप उस चीज़ को उठाओगे इतना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कि क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे बर्डन नहीं चाहिए। तो एग्ज़ाम के टाइम में स्टडी मटेरियल, स्कैनर और सेल्फ नोट, स्टडी मटेरियल को थोड़ा सा डाउन करके स्कैनर एंड योर सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है, कई बच्चों ने मुझसे पूछा। देखिए, मूवी में आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, जो सेल्फ नोट्स होते हैं वो अपने हिसाब से बनते हैं। मैं आपको एक जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप बता सकते हो। सर, इफ़ 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 ही पॉइंट लिखने होंगे, करेक्ट है। वैष्णवी का एक क्वेश्चन है, बहुत करेक्ट क्वेश्चन है। देखिए, करेक्ट है, मैं आपको बताने भी वाला था। जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आते हैं, जो बीच में डिफरेंस बताने होते हैं, जितने नंबर का डिफरेंस का क्वेश्चन है, 4 नंबर का अगर एक डिफरेंस का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स ही होने चाहिए, 5 पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। दैट विल गिव यू अनदर इम्पैक्ट, दैट इज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट। वो नंबर आपके कट जाएंगे। जितने क्वेश्चन हैं, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स आपको लिखने हैं। यस, अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोशिश करें कि आपको 8 पॉइंट्स तो मिनिमम लिखने ही है, क्योंकि उसके बाद आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन डिफरेंस वाले में अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स से ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे। लेकिन 8 नंबर के क्वेश्चन में अगर 8 पॉइंट्स आपको आते हैं तो 8 पॉइंट्स आप मेंशन करिए, और उसके बाद आप एडिशनल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 के पॉइंट्स की लेवरेज होती है। लेकिन 8 से अगर आपने कम लिखे तो नेगेटिव, उधर 4 नंबर से आपने 4 पॉइंट से कम लिखे तो उधर नेगेटिव। तो उधर तो आपको एकदम स्टेगनेंट रहना पड़ता है, 4 पॉइंट्स तो 4 पॉइंट्स, उसके बाद यहाँ पर 8 पॉइंट्स हैं तो 8 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, इसके अलावा भी 2। हाँ, यू वेलकम वैष्णवी। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला था, वैष्णवी ने पूछ दिया। और एक क्वेश्चन है कि सुचित्रा प्रकाशन स्कैनर इज बेस्ट और टैक्समैन। देखिए, मैं एज अ पर्सनल ओपिनियन मेरी है, मैं बोलता हूँ सुचित्रा प्रकाशन जो है वो बेस्ट है, क्योंकि देखिए दोनों अपनी जगह बेस्ट है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सुचित्रा प्रकाशन बेस्ट है, क्योंकि उसका जो इंडेक्स पेज है वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वो जो है आपको हर चैप्टर का एवरेज एंड मार्क्स बताता है, वेटेज बताता है कि दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, कितना इम्पॉर्टेंट ये रखता है इस सब्जेक्ट में चैप्टर, वो आपको बता देता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने में बहुत आसानी हो जाती है, आसानी हो जाएगी तो एग्ज़ाम का प्रेशर आप हैंडल कर लोगे। तो
आप सुचित्रा प्रकाशन लो, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ, आप लो। आपको उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी जो उसमें आंसर्स दिए होंगे, आपको एक वैराइटीज़ ऑफ आंसर मिलेंगे, किस तरीके से आपको आंसर उसमें प्रेजेंट करना है, वो सब उसमें चीज़ें बहुत आसानी से मेंशन होंगी, तो आप वो ले सकते हो। अब देखिए, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर ये नोट्स बनाना किस तरीके से होता है, तो मैं आपको वही बता रहा था कि नोट्स का क्या जो सीन रहता है, जो पर्सनल नोट्स होते हैं वो बनाने का तरीका क्या है। देखिए, प्रोविजन बहुत बड़ा है, कोई सेक्शन आप उठा लो, इतना बड़ा सेक्शन है, पॉइंट्स हैं, केस लॉज हैं, इसकी एप्लीकेबिलिटी दूसरे सेक्शन के साथ क्या है, बहुत बड़ा चीज़ें हैं। तो आप उसको याद कैसे करोगे, उसके पॉइंट्स को याद करने का तरीका क्या होता है। मार्जिनल नोट्स मैंने अपने टाइम पे सीखा था, मेरे भी एक टीचर ने मुझे गाइड किया था कि मार्जिनल नोट्स बनाए जाते हैं, उन्होंने यूजुअली गाइड किया था, तो मैंने उस चीज़ को ग्रैब किया। मार्जिनल नोट्स वो नोट्स होते हैं जो मार्जिन के लेफ्ट हैंड साइड पे बनते हैं। मार्जिनल नोट्स में आप करते क्या है, जो एक प्रोविजन होता है या सेक्शन होता है या पर्टिकुलर कोई कंसेप्ट होता है, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कीवर्ड्स को। जब आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करोगे, कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोविजन में इम्पैक्ट डालते हैं, उन कीवर्ड्स को उठाना पड़ेगा। उस कीवर्ड्स को उठाकर आप लेफ्ट हैंड साइड में अपने पर्सनल नोट्स में सेक्शन के बगल में उसको लिखो, और उस कीवर्ड से आप चीज़ों को याद कर सकते हो। क्योंकि सेक्शन की सारी चीज़ें अगर आप एक जगह नोट करना शुरू करोगे, दैट विल अगेन अ लेंदी प्रोसेस। आपको क्या करना है, हर प्रोविजंस में से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उठाने हैं, कीवर्ड्स उठाने के बाद साइड में लिखना है। जब आप रिवीजन करने आओगे चीज़ों को, तो जब आप ये कीवर्ड्स देखोगे ना, उस कीवर्ड से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो, और एग्जामिनेशन के टाइम पे इस मार्जिनल नोट्स की मदद से आप रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को। एग्जामिनेशन में मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ एग्जामिनेशन पर, क्योंकि जो पीछे का प्रोसेस है वो आप कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप क्लासेस ले रहे हो, वो सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से कर रहे हो। जो अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हो, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन प्रेशर, एग्जामिनेशन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। एग्जामिनेशन में किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, लेमैन और लॉमैन में फ़र्क होता है। जब आप सीएस का पेपर देते हो तो याद रखना, एक बीकॉम और एलएलबी वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। अगर आप वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे तो आप पास तो हो जाओगे, बट आपको उतना ही दुख होगा, क्योंकि एग्रीगेट में जो है वो आप हमेशा पीछे आ जाओगे। श्रुति सर, केस लॉस के लिए कैसे अप्रोच करें, कैसे रखूं? बेटा श्रुति, मैंने अभी बताया था, लेकिन अब आप पूछ रहे हो तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये मेरा टॉपिक था, केस लॉज को प्रेजेंट करना कैसे है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि केस लॉ को प्रेजेंट करना एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है उसका, जिस पर आपके नंबर डिवाइड किए गए हैं। 3 सेक्शंस हैं बेसिकली, केस लॉ को अटेम्प्ट करने के 3 सेक्शंस हैं। तीनों सेक्शंस पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं। नंबर 1 फैक्ट्स ऑफ द केसेस आपको मेंशन करना है। नंबर 2 एप्लीकेबल प्रोविजन क्या है। नंबर 3 कंक्लूजन। ये 3 पोर्शन में एक केस स्टडी डिवाइड होता है। जब ये तीनों चीज़ें आप प्रेजेंट करोगे अपने आंसर में, तो तीनों पोर्शन पे अलग अलग नंबर्स होते हैं। फैक्ट्स ऑफ द केसेस में क्या करना है, केस स्टडी उठानी है, उसमें से जो फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट समझ में आते हैं उसको पॉइंट वाइज लिखना है। किसी की पेड अप कैपिटल लिख दी कि इस केस में पेड अप कैपिटल इतनी थी, ये डायरेक्टर्स थे, पॉइंट्स लिख दिए। फैक्ट ऑफ द केसेस लिखा, उसके बाद 2 से 3 फैक्ट्स लिख दिए। सेकंड में आए प्रोविजन, एप्लीकेबल प्रोविजन टू द अबव सेट केस लॉ। ऊपर के केस लॉ पे कौन सा प्रोविजन आपके हिसाब से एप्लीकेबल है एज पर द सेक्शन 204(5) जो भी है, उसको आपने मेंशन किया। सेक्शन याद होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने लिख दिया तो ये एडिशनल नंबर आपको देगा। प्रोविजन को एज इट इज़ जो है बुक में, जो आपने पढ़ा है पॉइंट वाइज, आपने उसको अप्रोच कर दिया। जैसे ही वो सेक्शन खत्म हुआ, एप्लीकेबल प्रोविजन क्या है, लास्ट पॉइंट में कंक्लूजन। कंक्लूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केस स्टडीज। कंक्लूजन हाँ या ना में होना चाहिए, बिकॉज वो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपसे पूछते हैं कि आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से ये प्रोविजन इसके ऊपर लगता है कि नहीं लगता है। कंक्लूजन बिना डरे येस और नो में आपको आंसर करना है, ना कि मे बी में, कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नो, आपसे एक फर्म प्रोफेशनल की तरह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यस दिस इज एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज द थिंग। नहीं है तो क्यों नहीं है, और हाँ है तो क्यों है। तो ये एक फॉर्मेट होता है, इस तरीके से आप केस लॉज को अप्रोच कर सकते हो। केस लॉ को पढ़ने में समय मत बर्बाद करना, कभी भी बहुत समय लग जाता है, क्योंकि इतना बड़ा केस लॉ होता है, आप उसको पढ़ोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, फिर आप किस तरीके से अप्रोच करोगे, सारा टाइम मैनेजमेंट आपका धरा का धरा रह जाएगा। केस लॉ में से हमेशा कुछ फैक्ट्स होते हैं, पूरा केस लॉ इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसकी जो बीच की चीज़ें होती हैं उसमें कुछ फैक्ट्स लिखे होते हैं, और सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है ये फैक्ट इस केस से इंडल्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बीच के फैक्ट्स उठाओ, फैक्ट्स ऑफ द केसेस को लिखो,
उसके बाद क्वेश्चन भूल जाओ, जो आपने फैक्ट्स लिखे हैं उसी के बेसिस पे प्रोविजन लिखो। उसी जब प्रोविजन लिख दिया, प्रोविजन जो आपने लिखा और जो आपने फैक्ट्स लिखे, इन दोनों के बेसिस पे आपका कंक्लूजन। फिर क्वेश्चन भूल जाओ, दोबारा क्वेश्चन को मत देखना है, एक बार देख लिया उसके फैक्ट्स उतार दो, फिर जो आपने लिखा है वही इंपॉर्टेंट है, और जो गया वो क्वेश्चन चला गया। तो इम्पॉर्टेंट है, इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पता कि देखिए, मैंने आपको बताया कि केस लॉ को कैसे प्रेजेंट करना है, ये भी मैंने आपको बताया। स्केड्यूल भी मैंने आपको बताया क्या फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें टिप्स हैं आपकी। एग्जामिनेशन अवेयरनेस के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। कभी भी किसी तरह के कम्युनिटी सिंबल, किसी भी तरह का भगवान का फोटो, ये सब कुछ भी मत लगाना, दिस इज़ पेनलाइज्ड। आप दिक्कत में आ जाओगे, कभी मत यूज़ करना। नॉर्मल जाके पेपर दो, 15 मिनट जो आपको मिलते हैं उसमें OMR वाले जो हैं ध्यान से OMR भरें, कोई भी पैनिक नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर दें। क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा सब भूल जाएं, एग्जामिनेशन में देने आए हैं, एग्जामिनेशन पर ध्यान दें। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, एग्जामिनेशन में 6 क्वेश्चन लिखने हैं आपको। हर घंटे में 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर घंटे में 2 क्वेश्चन खत्म नहीं भी हो पाते हैं, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन में नहीं हो पाते तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन एंड आपको ख़त्म करना है। फोर्थ, पूरे पेपर में 100 नंबर का पेपर आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, और किसी भी तरीके से आप 100 नंबर से कम अटेम्प्ट करोगे तो वहाँ पर दिक्कत होगी। योर वेलकम श्रुति। किसी भी तरीके से आप 100 नंबर का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, बाय हुक और बाय क्रुक, आता हो नहीं आता हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, तभी आपके एग्रीगेट नंबर बनेंगे। 5वीं चीज़, पेपर ख़त्म हो गया, एक पेपर देने के बाद उस नेक्स्ट डे उस पेपर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। 30 नंबर आने वाले हैं, 40 आने वाले हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द अनदर एग्जामिनेशन, वो भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। ये हो गई 5वीं चीज़ें। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में ध्यान देनी होंगी, इम्पॉर्टेंट है, और आप सब उस पर ध्यान दें। मुझे लगता है कि काफ़ी वक्त हो गया, कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये सेशन बेसिकली मैं अपलोड कर दूंगा, जिन बच्चों ने नहीं देख पाया मैं उस सेशंस को अपलोड कर दूंगा। बाकी आप लोग सवाल पूछते रहते हैं मुझसे मैसेजेस में, मैं आपके लिए 24/7 हूँ। जब भी मौका मिलता है मैं रिप्लाई करता हूँ। थोड़ा सा देर हो जाती है तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी है। बाकी मैं आप लोगों के लिए हूँ, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन सब के लिए हूँ। मैं आपको एडिशनल नंबर्स प्रोवाइड करने की हमेशा जानकारी देता रहूँगा। कोई भी डाउट हो मैसेज कर दो, कोई भी डाउट हो फ़ोन जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे कॉल कर लें। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप बेफिक्र होकर मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ और यहाँ पे सिर्फ आप लोगों की मदद के लिए हूँ। इस तरह के सेशंस में मैं आता रहूँगा और आप लोगों की मदद करता रहूँगा। जैसे जैसे सवाल आप लोगों के बढ़ते चले जाएंगे मैं वैसे वैसे सेशन लेता रहूँगा। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन, और बहुत अच्छा लगा मुझे, कई सारे सवाल भी मैंने दिया, एंड आई होप कि आप सबकी क्वेरीज़ को भी मैं रिजॉल्व कर पाया हूँ। अब कुछ ही मिनट रह गए हैं और मैं थोड़ा सा 1 घंटे के करीब होने वाला है ये सेशन, तो मैं ये सेशन डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा। कुछ नेटवर्क इशू की वजह से वो पुरानी चीज़ इसमें अपलोड नहीं हो पाई। थैंक्स सर फॉर एक्सप्लेनिंग, थैंक यू। योर वेलकम बेटा, योर वेलकम। सर डायरेक्ट क्वेश्चन पॉइंट में एक क्वेश्चन और आया वैष्णवी का, मैं बता देता हूँ सर। डायरेक्ट क्वेश्चन में पॉइंट में आंसर देना हम, लेकिन केस लॉ 8 मार्क्स का आया तो कैसे प्रेजेंट करना होगा। केस लॉ करेक्ट है। एक और सवाल आप लोग सुन लें। देखिए, केस लॉ अगर 8 नंबर का आता है तो वेरी गुड। केस लॉ जब भी आएगा, मैंने जो आपको प्रेजेंटेशन बताई है उसी प्रेजेंटेशन में होगा। फैक्ट्स वैसे के रहेंगे, फैक्ट्स आपको कुछ नहीं इंक्रीज करने हैं, जितने फैक्ट्स हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, चाहे 8 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 4 नंबर का हो। प्रोविजन वैसे का वैसा रहेगा, प्रोविजन कहीं से नहीं मिलेगा। लेकिन जब 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमेशा एक से ज़्यादा प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, ये एक ट्रिक चीज़ है। कोई भी केस लॉ आएगा उसमें एक से ज़्यादा हमेशा प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। अगर 8 नंबर के क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं तो एप्लीकेबल प्रोविजन ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज हो जाएगा, वो भी पॉइंट वाइज ही जाएगा, क्योंकि आप प्रोविजंस को भी पॉइंट वाइज लिख सकते हो। एज पर द प्रोविजन, एज पर द सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 नंबर 1 पॉइंट, इस केस लॉ इस प्रोविजन में नंबर 1 पॉइंट ये है, इतने डायरेक्टर्स होने चाहिए, ये होने चाहिए। पॉइंट वाइज आप उसको भी प्रेजेंट कर सकते हो, बस याद रखना कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। थर्ड आ जाएगा कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। कंक्लूजन इसलिए इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एप्लीकेबल प्रोविजंस जो होंगे एक से ज़्यादा होंगे, और फैक्ट्स ऑफ द केसेस में उसका इंडल्जमेंट जो होगा वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। गारंटी है इस चीज़ की, क्योंकि 8 नंबर के क्वेश्चन में इस तरीके से वो लेंथ बढ़ेगी। आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो मैं बढ़ा दूँ, नहीं, वो ऑटोमेटिकली बढ़ के ही आएगा।
तो इस तरीके से आपको देखिए प्रेजेंटेशन यही है, फैक्ट ऑफ द केसेस, एप्लीकेबल प्रोविजंस, कंक्लूजन, इस 3 हिस्से में ही आपको इर्द गिर्द घूमना है। और 8 नंबर का केस लॉ आएगा तो आप उसको भी ऐसे ही प्रेजेंट करोगे, चीज़ें अपने आप बढ़ जाएंगी, आपको दिख जाएंगी उसमें। सो आपको चिंता नहीं करनी है वैष्णवी, एंड दिस इज अ लवली क्वेश्चन। सो आई होप यू आपको भी एक क्लैरिटी मिली होगी और बाकी बच्चों को भी। एंड थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने, थैंक यू चंचल, थैंक यू कशिश, थैंक यू श्रुति और वैष्णवी एंड मैनी मोर जो आए, उन सबको थैंक यू कि आपने मेरा सेशन ज्वाइन किया। और आई होप ये बहुत बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए। मैं इसको वीडियो को पोस्ट कर दूंगा जिन्होंने मिस कर दिया। बाकी सवाल कभी भी पूछते रहें, मैं अवेलेबल हूँ। कोई भी ट्रेनिंग से लेकर, कोई भी एप्लीकेबिलिटी से लेकर सवाल आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं हूँ 24/7। एंड मुझे कोई भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि वेलकम वैष्णवी, आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं। जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे कॉल करते हैं, बहुत अच्छा, पूछिए। मैं बिज़ी हूँगा तो ज़रूर आपको बताऊँगा, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ये मेरी गारंटी है। फेसबुक पर भी मैं हूँ CS दीपांशु सक्सेना के नाम से, आप वहाँ भी मुझे ऐड कर सकते हैं। सेशंस में लेता रहूँगा समय समय पर, जब भी आपको ज़रूरत होगी सवालों के जवाब मैं आपको देता रहूँगा, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू। कोई भी सिचुएशन में फंस जाओगे, मैं आपको गारंटी है डायरेक्शन प्रोवाइड करूँगा। ये मेरा एश्योरेंस है आप लोगों के लिए। और आप लोग जितने ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे, खुश रहेंगे, उतना सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है। सो डोंट वरी कि आप मुझ पे कोई प्रेशर डाल रहे हैं या कुछ डाल रहे हैं। थैंक यू बेटा वैष्णवी। आप लोग कभी भी मुझ पे कोई प्रेशर नहीं डालते, मैं खुद हेल्प करता हूँ आप लोगों की। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को हेल्प करना, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं वो सब कंपनी सेक्रेटरी बने, जल्द से जल्द बने। और मैं देखना चाहता हूँ उनको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। और ये मेरी विश है आप लोगों के लिए। गॉड ब्लेस यू। जितने भी हैं वो सारे CS बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपकी मेहनत है और गारंटी मेरी है। मैं आपको डायरेक्शंस हमेशा प्रोवाइड करता रहूँगा जहाँ भी रहूँ। वीडियो के माध्यम से जो लोग फिज़िकली मुझसे मिलेंगे या मिल चुके होंगे उनके लिए भी हमेशा मैं अवेलेबल हूँ। गाइडेंस पूरी रहेगी, डायरेक्शंस पूरे रहेंगे, थोड़े से एफर्ट्स आपके रहेंगे और मेरी पूरी आपके लिए टाइम है। तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि सर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आपको। आप छोटी सी छोटी चीज़ पूछ सकते हो, बड़ी सी बड़ी चीज़ पूछ सकते हो, जो मेरे हद में है मैं आपकी मदद करूँगा। बाकी सवाल पूछते रहें। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सेशन लेकर, 1 घंटे का सेशन हो चुका है, अब मैं थोड़ा सा निकलूँगा और आपके पास आता रहूँगा, सेशन लेता रहूँगा। एंड आई होप आपके लिए ये सेशन बहुत बेनिफिशियल होगा। जून एग्जामिनेशन 21 नियर बाय है और आप लोग उसके लिए पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। फोकस रखिए, थोड़ा सा काम रहिए, कूल रहिए, कंपोज रहिए और बिल्कुल डरिए मत। एग्जामिनेशन के प्रेशर को हैंडल करिए। बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी सब आप कर लोगे। आई हैव फुल फेथ ऑन यू। आप सब कर लोगे क्लियर, ईजी है बहुत, कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं है। हम लोग हैं आपकी मदद करने के लिए। सवाल पूछते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज CS दीपांशु सक्सेना साइनिंग ऑफ। सो फिर आपको नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस पूछते रहिए एंड गॉड ब्लेस यू।